नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। पूरी पूरी दुनिया का परिदृश्य थोड़ा थोड़ा बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बल्कि आप ये कह सकते हैं पूरी तरह से तो पासा नहीं पलटा, लेकिन पलटने की तैयारी कर रहा है। थोड़ी थोड़ी जोर आजमाइश भी हो रही है। इसके पहले कि भारत कहां मिसाइल की गर्जना हो रही है, मोदी का क्या रौद्र रूप सामने आया है, इस पर बात करें। थोड़ी चर्चा हो जाए माननीय ट्रंप साहब की और यूरोप की। एक खबर आई है, अब ये यूरोप से आ रही है खबर। यूरोप पहले कुछ दिनों से बड़ा शांत था, चुपचाप बैठा हुआ था। वेनेजुएला की घटना के बाद भी मौन साधे हुए था, चुप्पी साधे हुए था। अब थोड़ी सी चुप्पी उनकी टूटी है। हालांकि इस चुप्पी टूटने का कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि जैसे ही चुप्पी टूटी, ट्रंप ने धमकी दे दी। चुप्पी कैसे टूटी? चुप्पी टूटी इस बात पर कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड को लेने की जो धमकी ट्रंप ने दे दी है, इस धमकी को यूरोपियन यूनियन सीरियसली ले रहा है। और उनको इस बात का इल्म है कि मुमकिन है कि वेनेजुएला के बाद डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर धावा बोल दे, डेनमार्क पर धावा बोल दे और ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले। दिक्कत यह है कि वेनेजुएला ना तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, ना किसी और। वो ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था, लेकिन ब्रिक्स में शामिल होने के पहले ही अमेरिका ने कब्जा कर लिया। एक प्रकार से उनकी इच्छा थी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रसिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। इसके साथ आने की तैयारी में वेनेजुएला था और इसकी भनक डोनाल्ड ट्रंप को लगी। और उसके बाद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले जो माननीय डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कब्जा कर लिया। और अभी वहां पर समझिए कि नंगा नाच चल रहा है। नंगा नाच इन द सेंस कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में अमेरिका को महान बनाने वाले जो समर्थक हैं, वो सड़कों पर नाच कर रहे हैं। उनमें उल्लास का वातावरण है और डोनाल्ड ट्रंप एक प्रकार से उनकी भावना को तुष्ट कर रहे हैं। हालांकि अपनी कमजोरी बचाने, अपनी छुपाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वो व्यवसायी हैं, उनको मालूम है क्या करना है। लेकिन अब उनका ये दांव ग्रीनलैंड के मामले में और डेनमार्क के मामले में चलेगा। यूरोपियन यूनियन के दो देशों ने एक प्रतिक्रिया, दो या तीन चार देशों ने बल्कि कहिए प्रतिक्रिया दी है। आपको पहले बता दें कि डेनमार्क नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। यूरोपियन यूनियन कोई सैन्य संगठन नहीं है, व्यापारिक संगठन है। और नाटो सैन्य संगठन है। नाटो को नेतृत्व देता है अमेरिका। अमेरिका न सिर्फ नेतृत्व देता है, बल्कि 68% फाइनेंशियल मदद करता है नाटो को। और अमेरिका इसके पहले कहता रहा है यूरोपियन यूनियन से और यूरोपियन देशों से जो कि नाटो के सदस्य हैं, उनसे कहता रहा है कि साहब तुम अपने जीडीपी का 5-6% कंट्रीब्यूट तो करो, आर्मी पर खर्च तो करो। केवल अमेरिका ही पैसा खर्चा करता जा रहा है। हमारा पैसा, हमारा खर्चा, सब कुछ हमारा, और एंजॉय तुम कर रहे हो, काम तुम कर रहे हो। ये नहीं चलेगा, हम बहुत दिनों तक तुमको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे बिग ब्रदर बन करके। अमेरिका क्यों कर रहा है ये सब आपको मालूम है। मैंने एक दिन पहले वीडियो में बताया था कि ये ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये सभी एक ही क्लान के लोग हैं, अलग अलग अपना धंधा कर रहे हैं। और वो गवर्न होता है बड़ी बड़ी कॉरपोरेट फैमिली से, जिनके संबंध राजघरानों से रहे हैं। ये नटसेल में मैं आपको दोबारा आज बता दिया। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो आज शिगुफा आया है, उन्होंने थोड़ी सी झिरकी दी है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, थोड़ा आंख दिखाया है, थोड़ा। लेकिन उधर अमेरिका पहले से आंख दिखाता रहा है कि पैसे खर्च करो, वरना हम बहुत लंबे समय तक तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बल्कि अमेरिका यह चाहता है कि इस बला को खत्म किया जाए। पैसा हम खर्चा कर रहे हैं और माल महाराज का है, मिर्जा होली खेल रहा है, ये हम लंबे समय तक चलने नहीं देंगे। तो धमकी भी देता रहा अमेरिका। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार नाटो के सदस्य देशों को धमकी देता रहा है, या तो तुम पैसा खर्च करो, नहीं तो ये 68% हम कब तक ढोते रहेंगे। अब इसके दबाव में यूरोपियन नाटो के जो यूरोपियन देश हैं, वो इनके सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं। जाहिर है साहब, जो आपका खर्च चलाएगा आप उनके सामने कैसे बोलेंगे? ये परिस्थिति है। बोलना तो चाहिए, गलत है तो गलत को गलत बोलना चाहिए, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि खर्चा वो चला रहे हैं अमेरिका। तो उनकी बात को ये लोग सुनते रहते हैं और जो कुछ भी गुंडागर्दी अमेरिका कर रहा है,
यूरोपियन यूनियन साइलेंटली उसको सुनता रहता है। ये बात जेलेंस्की के भी मामले में हुआ था, जब आपने देखा कि जेलेंस्की, हालांकि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, वो जाना चाहता है और यूरोपियन यूनियन का एक शर्त है कि साहब आप युद्ध की परिस्थिति में, जब किसी देश से का कोई युद्ध चल रहा होता है, उस परिस्थिति में हम आपको अपना सदस्य नहीं बनाएंगे, तो या तो युद्ध रोक दीजिए, उसके बाद हमारे इसमें आइए। और युद्ध इसी बात पर अड़ा हुआ है रसिया कि अगर ये यूरोपियन यूनियन में गया तो हम इसको नेस्तनाबूद कर देंगे। यही कहानी है। यूरोपियन यूनियन रसिया के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिकी सैंक्शन के डर से अमेरिका कहता है कि तुम उससे तेल मत खरीदो, हम तुमको तेल देते हैं। तो उस अमेरिका के डर से रसिया से उनका रिश्ता भी खराब हो रहा है। रसिया के खिलाफ यूरोपियन यूनियन छद्म युद्ध तो लड़ रहा है, नेटो लड़ रहा है यूक्रेन की तरफ से, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है। ये बात जरूर है कि रसिया की इकोनॉमी थोड़ी परेशान जरूर है और उसको अपने तेल को, मार्केट तेल को के बाजार नए नए ढूंढने पड़ रहे हैं। और हाल में जिस तरीके से अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शन लगाया और भारत को मजबूरन रूस से तेल लेना बंद करना पड़ा, तो इससे उनको जरूर इंपैक्ट होगा उनकी अर्थव्यवस्था पर, इसमें कोई शक नहीं। अब कहानी ये हुई है मित्रों, मिसाइल पर मैं अभी बाद में आता हूं। कहानी ये हुई है कि यूरोपियन यूनियन के दो तीन देश, जिसमें कि इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, इन तीनों ने कहा है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड को लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कुछ भी बयान दिया है वो गलत है और हमें डेनमार्क और ग्रीनलैंड की रक्षा करनी चाहिए। असल में इन दोनों की नजर उस ग्रीनलैंड पर है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम से आप मैप में देखेंगे तो थोड़ी दूरी पर ही है। और इधर जब आप रसिया, उसको अमेरिका का कहना है कि रसिया और चाइना दोनों ग्रीनलैंड पर हमला कर सकता है, अपने हमला क्या कर सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है, और वो कब्जा कर रहा है। बल्कि व्यापारिक क्षेत्र जो भी व्यापार करता है वो डेनमार्क और ग्रीनलैंड के सहारे सहारे वो सारा खेल करता है। और वो चाहता है कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन ग्रीनलैंड की है, डेनमार्क की है, अगर वहां पर रशियन और चाइनीज अड्डा या चाइनीज रशियन किसी भी तरीके से इन्वेजन हुआ तो वो अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं है। अमेरिका इसलिए दावा ठोक रहा है। तो इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का यह कहना ठीक नहीं है। और मैं इस मामले में, मतलब हम सभी, ये जो 3-4 यूरोपियन कंट्रीज के सदस्य हैं, ये सभी डेनमार्क के साथ हैं, सॉलिडेरिटी दिखाया है। बड़ी अच्छी बात है। अब सॉलिडेरिटी दिखाने में फ्रांस ने सबसे पहले बढ़ करके कहा था कि ये बात ठीक नहीं है, मैं डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ हूं, डेनमार्क के लोगों के साथ हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा है मैक्रोन, अपनी औकात में रहिए आप, ऐसा टैरिफ बढ़ाऊंगा कि 7 जन्म तक आपको होश नहीं आएगा। अब डर गया फ्रांस, कहा कि साहब ये तो टैरिफ का खेल करता है। $16 बिलियन का व्यापार है फ्रांस और अमेरिका के बीच में। $16 बिलियन फ्रांस कमाता है अमेरिका से व्यापार करके। अब ये $16 बिलियन खत्म, छोटा सा देश है फ्रांस। अगर छोटा मतलब एरिया वाइज तो थोड़ा बड़ा है, छठा पोजीशन है, लेकिन आबादी वाइज बहुत छोटा है, 5-6-7 करोड़ की आबादी होगी फ्रांस की। अब $16 बिलियन का व्यापार जिस देश के साथ चल रहा है, अगर उस पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया और $16 बिलियन का बाजार एकदम से क्रैश कर गया तो फ्रांस की क्या स्थिति होगी? खत्म खेल। तो फ्रांस ने कहा कि अच्छा 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 ठीक है, हमने जो कुछ भी कह दिया था हम उसको थोड़ा कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, चुप हो गया। लेकिन आंख दिखाई, हिम्मत की। जर्मनी ने सधी हुई भाषा में हिम्मत की है। जर्मनी की कहानी है कि जर्मनी का व्यापार 17 से 80 बिलियन डॉलर का है अमेरिका के साथ। जर्मनी के ऊपर दबाव, आज जर्मनी खुद परेशान है। जर्मनी ये सोच रहा है कि अच्छा होता कि हम रसिया के साथ होते, और रसिया उनका दोस्त भी था, परंपरागत बन सकता था। आज खड़ा कर दिया रसिया और जर्मनी को दो ध्रुव पर, और ये अमेरिकन ने खेल कर दिया। और उनको मालूम था कि रसिया और जर्मनी को इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि अगर रसिया जर्मनी इकट्ठा हो गया और चाइनीज उसके लॉबी में है और भारत का इसमें एंट्री होता है तो बहुत बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर फिर बदल जाएगा, फिर ये बायपोलर, ट्रूली बायपोलर हो जाएगा। तो अमेरिकी पहली नीति रही कि जर्मनी और रसिया को दूर किए रखो, बराबर दूर किए रखो। और इस यूक्रेन वाले प्रकरण में वो थोड़ा थोड़ा जब चाह रहा था कि हम तटस्थ रहें, उसको तटस्थ नहीं रहने दिया, और बल्कि उसके ऊपर दबाव बना करके रशियन तेल को खरीदने से बंद करवा दिया। और अमेरिकन तेल वो बेच रहा है, महंगा तेल खरीद रहा है। जर्मनी में महंगाई आसमान छू रही है और जर्मनी की इकोनॉमी बहुत खराब हो गई है, बहुत खराब है। अभी की स्थिति जो है वो फ्रांस से भी बदतर जर्मनी की हालत हो गई है, और वो सिर्फ इसलिए हुई है कि अमेरिका ने रसिया से जर्मनी को दूर कर दिया।
और उसकी इकोनॉमी को तबाह कर दिया। तो जर्मनी की अब ये हैसियत नहीं है, जर्मनी के चांसलर बेचारे इधर उधर देख रहे हैं कि क्या करें, इधर जाएं या उधर जाएं, लेकिन वो फंस गए हैं। तो जर्मनी थोड़ा जुबान तो खोला लेकिन फर्म जुबान नहीं है। अब एक कीर स्टारमर है इंग्लैंड के, इन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, ग्रीनलैंड और डेनमार्क पे अगर अमेरिका ने कुछ किया तो ये बात ठीक नहीं है, ये ठीक उचित नहीं है। लेकिन डराने की स्थिति में इंग्लैंड भी अमेरिका को नहीं है। तो लेकिन खोला तो, जुबान खोला तो, अभी तक चुप था, कम से कम जुबान खोला तो। वेनेजुएला पर तो ये समर्थन में आ गए हैं, लेकिन डेनमार्क को लेकर के ये लोग चुप हैं क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। भले ही नाटो के मेंबर नहीं हो, लेकिन यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। अब ऐसी परिस्थिति में इनको एक जेस्चरिंग के लिए कम से कम कि भाई हम नहीं नहीं, हम आपके साथ हैं, सॉलिडेरिटी जेस्चरिंग भी दिखाने के लिए यूरोपियन यूनियन के देशों को थोड़ा आगे आना पड़ेगा। अमेरिका ने कहा, ट्रंप साहब ने कहा ठीक है, जेस्चरिंग हो गई, अब चुप रहो। मतलब फ्रांस ने कहा कि ऐसा ठोकें, कह दिया ट्रंप साहब ने। फ्रांस ने जैसे ही कहा कि नहीं हम डेनमार्क के साथ हैं, कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, शांति रखो नहीं तो ठोक देंगे हम टैरिफ। साफ कह दिया, धमकी दे दी फ्रांस को। अब फ्रांस उसके बाद से चुप है, कोई रिएक्शन नहीं है। इंग्लैंड चुप, फ्रांस चुप, जर्मनी चुप। तो ये बात भी हो गई कि हमने सॉलिडेरिटी भी दिखा दी, और फिर भाई हमको अब अमेरिका दादा जो है सो दिखा रहा है, डरा रहा है, तो हम चुप्पी भी साथ लिए, मामला शांत हो गया। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि इस अलेक्जेंडर मतलब अलेक्जेंडर को अगर कोई चुनौती देगा तो भारत से ही कोई पौरुष होगा, भारत का ही कोई चंद्रगुप्त होगा। और यहां हिंदू कोश इस बार लांघने नहीं देगा। भारत की मिसाइल 22 दिसंबर से लगातार बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गर्जना शुरू कर चुकी है। K4 जो बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका निरीक्षण सक्सेसफुल हो गया। कैसे हो गया साहब? 22-23 दिसंबर को ही हो गया। और अभी भारत सरकार ने नोटाम जारी कर दिया है। क्या है साहब नोटाम? नोटाम है नो, इसका पूरा विस्तार से ही हम आपको बता देते हैं। अभी जो नोटाम जारी किया है भारत सरकार ने, वो 12-13 जनवरी 2026 के लिए है। नोटाम का मतलब होता है एक आधिकारिक सूचना होती है जो पायलटों और विमानन कर्मियों को उड़ान मार्ग या किसी स्थान पर संभावित खतरों, बदलावों या सेवाओं जैसे बंद रनवे, सैन्य अभ्यास या नेविगेशन संबंधी समस्याओं के बारे में सूचित करती है ताकि उड़ानें सुरक्षित रहें। इसे अक्सर सुरक्षा के लिए और महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे मिसाइल परीक्षण के दौरान जारी किया जाता है, जिससे उड़ानों के रूट में कोई बाधा न हो और रूट को तब्दील किया जाए। नोटिस टू एयरमैन मिशन उसको कहते हैं। नोटिस टू एयरमैन मिशन विमानन अधिकारियों द्वारा ही ये जारी किया जाता है, और इसका जो उद्देश्य होता है वो पायलटों को उड़ान के दौरान आने वाली किसी भी बाधा या खतरे जैसे सैन्य अभ्यास, एयर शो या खराब नेविगेशन उपकरण में के बारे में पहले से चेतावनी देना। नोटाम, नोटिस टू एयरमैन ऑब्लिक मिशन, इसको कहते हैं नोटाम। भारत सरकार ने बे ऑफ बंगाल रीजन के लिए नोटाम जारी कर दिया है। आप समझ रहे हैं? अब इसका मतलब है कि इस हवाई पट्टी में ये जो पूरा इलाका है बे ऑफ बंगाल का, दिसंबर में भी जारी किया, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से जो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण था वो 22-23 दिसंबर को ही पूरा कर लिया। कि रेंज क्या था उसका? 3,500 किलोमीटर बे ऑफ बंगाल में। अभी क्या था, भारत सरकार क्या कर रही थी,
खास तौर से 1971 वॉर के बाद। 1971 वॉर में थोड़ा बहुत बे ऑफ बंगाल में हुआ था, लेकिन उसके बाद लगातार हमारे फोकस पे डिफेंस की स्ट्रेटेजी के लिए जो वेस्टर्न पार्ट था भारत का, वो बहुत महत्वपूर्ण था। वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट। वेस्टर्न में कौन सा हो गया? गुजरात का इलाका, महाराष्ट्र का इलाका, और जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें जम्मू कश्मीर का इलाका, पंजाब का इलाका। इन सारे इलाकों पर हम लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। गुजरात, महाराष्ट्र और इधर बंगाल अभी मत आइए, अभी अभी गुजरात और महाराष्ट्र में रहिए, साउथ में चले जाइए, वहां तक चलिए। यहां तक इलाकों को भारत सरकार तवज्जो दे रही थी, वेस्ट एंड साउथ को। पहली बार भारत सरकार ने बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को तवज्जो दिया है, और स्ट्रेटेजिकली यहां से मिसाइल का टेस्ट होना प्रारंभ हो गया। 3,500 किलोमीटर रेंज का K4 बैलिस्टिक मिसाइल, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से टेस्ट हो रहा है। न्यूक्लियर पावर से लैस है वो सबमरीन, ध्यान रख लीजिए। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर इंपावर्ड सबमरीन, उससे बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग हो रही है। 3,500 किलोमीटर के रेंज की टेस्टिंग हो रही है। और अब जो नोटाम जारी हुआ भारत सरकार की तरफ से, वो हुआ है 12-13 जनवरी के लिए। अब इस पूरे इलाके में, बे ऑफ बंगाल वाले इलाके में क्यों हो रहा था? आपको मैंने 1-2 दिन पहले बताया था कि जिस दिन बीएनपी के नेता, जो अभी तारिक रहमान है, जिनको वापस बुलाया है इंग्लैंड से, जो एग्जाइल में थे 17 वर्षों से बांग्लादेश में, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता, जिनकी अभी खालिदा जिया की जो मृत्यु हुई है, उसके मृत्यु के 5 दिन पहले तारिक रहमान को इंग्लैंड से बुलाया गया। और उसके 1 दिन पहले अमेरिका का एक हरक्यूलिस विमान बांग्लादेश में लैंड करता है। कहा यह जा रहा था कि अमेरिकी जो सैन्य अड्डे हैं, वो इस इलाके में लगातार एनहांस हो रहा है। उसका सुपरविजन, अमेरिकी सैन्य अड्डों का सुपरविजन लगातार जारी है। और यही एक बोन ऑफ कंटेंशन था शेख हसीना और अमेरिकी सरकार के बीच में। वो जो सेंट मार्टिन जो इलाका है, वो जो इलाका देने की बात कह रहा था अमेरिका कि वो आइलैंड आप मुझे दे दीजिए, वो इलाका मुझे दे दीजिए अपने सैनिक अड्डों के लिए, और शेख हसीना ने वो नहीं दिया, इसलिए शेख हसीना को रवाना कर दिया। और ठीक कुछ दिन पहले जो अमेरिकी हरकुलस विमान उतरा है और उसमें से सैन्य, वहां अमेरिकी सैनिक ने अपना जमावड़ा किया है, जब तारिक रहमान आए हैं, तो भारत के कान खड़े हो गए। और इस पूरे इलाके में, बे ऑफ बंगाल के इलाके में, चाइनीज वेसल्स भी घूमते रहता है। मतलब चाइनीज डिफेंस का जो अपना, चाइनीज नेवल का जो अपना उनका सर्वेलांस का तरीका है, वो भी घूमते रहता है। भारत ने बे ऑफ बंगाल में खूंटा गाड़ दिया। और अब जो 12-13 जनवरी को जो मिसाइल की टेस्टिंग होनी है, वो 400 से 500 किलोमीटर रेंज का है। 3,500 किलोमीटर रेंज का तो कर लिया साहब, कर लिया। गरज रहा है मिसाइल इस इलाके में। और अब ये दूसरा टेस्टिंग ये शुरू कर दिया। मतलब हमने जो आपको कहा था कि बांग्लादेश पर भारत की नजर बहुत पुख्ता है, और साथ ही साथ पीओके पर, और साथ ही साथ बलूचिस्तान पर, बलूच को भी आगे से प्रश्रय दिया जाएगा। और भारत अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन बे ऑफ बंगाल में मिसाइल के गर्जना के साथ करना शुरू कर दिया। हम फ्रांस और जर्मनी नहीं है। हम तो ऐसे करेंगे तो फ्रांस और जर्मनी को निगल लेंगे। समझ रहे हैं ना? ये धौस वो दूसरे को दिखाए। हमारी अपनी आत्मनिर्भर डिफेंस इंटेलिजेंस और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारत सरकार दिन रात काम कर रही है। और अब इसलिए मैंने आपको कहा कि ये जो मिसाइल की गर्जना है, मैंने कल ही आपको कहा था कि इस सिकंदर को हमारा पौरुष, हमारा चंद्रगुप्त ही ठिकाने लगाएगा। इनकी हैसियत नहीं है ठिकाने लगाने की। और वो हमारी तरफ अब आंख, और उनको अभी तक वो समझे नहीं है मोदी को।
मोदी को वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अरे मोदी को तो मोदी इज ए गुड गाय, मोदी वांटेड टू मेक मी हैप्पी, ये कह करके हम चिढ़ाते रहेंगे और मोदी चुप होता रहेगा। मोदी अपने राष्ट्र को देखते हुए एक सीमा तक तो चलिए कोई बात नहीं है, हम आपसे दोस्ताना संबंध रखेंगे, लेकिन अगर बात सम्मान की आएगी तो हम फ्रांस और अमेरिका, हम इंग्लैंड और जर्मनी नहीं है। यह गफलत मिटा लीजिए। ये घास की रोटी खाने वाला देश है। महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खा ली, सरेंडर नहीं किया। तो ये देश घास की रोटियां खा करके भी जिंदा रहने वाला देश है। आपकी हैकड़ी उतार देगा आपकी हैकड़ी। बस वक्त बाय कर रहा है, टाइम बाय कर रहा है। लेकिन टाइम बाय करते हुए ये जो टाइमिंग है, बंगाल की खाड़ी में मिसाइल का परीक्षण, ये कुछ और कह रहा है। ये सीधा आंख में आंख डाल करके संदेश भेज रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि तुम्हें जो करना है उधर करो, बकवासबाजी भारत को लेकर के मत करना। वरना भारत को आता है अपने अड़ोस पड़ोस में क्या करना है, और तुमसे भी डील करना भारत को आता है। क्या भारत के लिए अखंड भारत का समय आ गया है? प्रतीत ऐसा ही हो रहा है। वरना आज मिसाइल टेस्टिंग की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी? नोटाम जारी करने की जरूरत क्या है? नोटाम वैसे एक एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया पहले क्यों नहीं होती थी? होती थी, पता नहीं चलता था, लेकिन अब वो पता चल रही है। आपको बताया जा रहा है, अपने देशवासियों को संदेश दिया जा रहा है कि हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं और हमने चूड़ियां भी नहीं पहनी है। ट्रंप के ये जो हमें इंस्टिगेट करने की, हमको ललकारने की, हमारा मजाक बनाने की अगर ट्रंप सोचता है तो हम फ्रांस जर्मनी नहीं है जिसको तुमने एक बार डांट दिया और भीगी बिल्ली की तरह वो चुप हो गया। तुमने हमें टैरिफ हमारे ऊपर लगाया तो हमने तुमसे मुलाकात नहीं की। तुमने हमको दो दो बार आमंत्रित किया, कोलालमपुर बुलाया, शर्म अल शेख बुलाया, हम नहीं गए। और हम साउथ अफ्रीका गए जब ये पता चला कि तुम नहीं आ रहे हो। तो ये डिप्लोमेसी क्या है? ये डिप्लोमेसी ऐसी है कि हम साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हम ना तो साफ छुप रहे हैं और तुम्हारे सामने भी नहीं आ रहे। हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि देखो भाई, तुमसे बातचीत होगी, अगर तुमने कोई रास्ता दूसरा पकड़ लिया हमें अपमानित करने का, हमारे देश को अपमानित करने का, तो 150 करोड़ का नेतृत्व तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकेगा। और इसीलिए मिसाइल की गर्जना शुरू हो गई है कि पजामे में रहो, इधर आंख मत दिखाओ। आंख कौन दिखा सकता है? उनका जो एक टुटपुंजिया है यहां पे, जिहादिस्तान, अब उसका नाम नया चल गया है, जिहादिस्तान कहा जा रहा है पाकिस्तान को। जिहादिस्तान को वो कुछ हवा दे सकता है, मौलाना मुनीर को। लेकिन अच्छी बात मित्रों ये है कि यूएन काउंसिल की बैठक में पाकिस्तान का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने बड़ा सधा हुआ बयान दिया। उसको लगने लगा कि अंततः अमेरिका मुस्लिम राष्ट्रों के खिलाफ है, इस बात का इल्म उसे हो गया है पाकिस्तान को। हालांकि देर से उसको यह समझ में आई है बात। उसको यह बात समझ में आ रही है कि भारत के साथ अगर हम लड़ाई मोल लेते रहे तो अमेरिका हमें खा जाएगा किसी दिन। अमेरिका की गोद में बैठना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और भारत से दोस्ती बिगाड़ करके हम अपने पड़ोसी राष्ट्र के साथ, जो जो अभी 75-80 साल पहले तक हम सभी एक थे, तो उससे दोस्ती बिगाड़ करके हम क्यों उसकी गोद में जा रहे हैं जो हमारा इस्तेमाल कर रहा है और हमें नेस्तनाबूद कर देगा। आज अगर उसने इमरान खान को तबाह किया है तो कल मौलाना मुनीर की भी वही गत करेगा। वो करेगा। वो तो अपॉर्चुनिस्ट है। जो मैक्रोन का नहीं हो सकता, जो कीर स्टारमर का नहीं हो सकता, जो जर्मन चांसलर का नहीं हो सकता, जो पुतिन का नहीं हो सकता, वो तुम्हारा हो जाएगा। एक क्लान का लोग, क्रिश्चियन कम्युनिटी से जुड़ा हुआ लोग, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट भूल जाओ, लेकिन उससे जुड़ा हुआ लोग जब उसका नहीं हो रहा है तो तुम्हारा होगा। इस गलतफहमी को हटा लो। जिस मोदी ने उनके बारे में ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार कहा, वो मोदी का नहीं हो रहा तो तुम्हारा हो जाएगा। तो इस बार पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने जो यूएन काउंसिल में सधा हुआ स्टेटमेंट दिया है, उससे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ को लग रहा होगा कि साहब
ये जो आदमी है मौलाना मुनीर, इसका तो कोई धर्म ईमान है नहीं, ये तो सैनिक सैनिक है, इसका कोई मोल नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। ज्यादातर सैन्य तानाशाहों ने अपना अपना अड्डा रिटायरमेंट के बाद इंग्लैंड या अमेरिका को बनाया है, या यूरोप में कहीं जाकर के बस गया, या सऊदी अरब में, या यूनाइटेड अरब अमीरात में बस गया। पाकिस्तान में वो नहीं बसा, उसके बाल बच्चे, पति पत्नी सब, पत्नी वगैरह सब बाहर है, तो ये भी भाग जाएगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तो राजनीति करनी है, वो कैसे भागेगा? बाल बच्चे को मान ले भगा दें, फिर वापस ला करके फिर तो राजनीति करवानी है, राजनीति वहां का पेशा है उनका। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सोच रहा है कि साहब ये नहीं चलेगा, तो जाहिर है, हालांकि उनकी हैसियत नहीं होगी क्योंकि सारा कॉल आजकल मौलाना मुनीर ही ले रहा है, लेकिन यूएन काउंसिल में जो स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान का, वो इस बात को इस तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान को लग गया है कि भाई बहुत टू टू क्लोज जाना अमेरिका के, दैट वुड बी डिफिकल्ट इन नियर फ्यूचर, क्योंकि फिर चाइनीज का इधर कान खड़ा होगा, और उधर रसिया का कान खड़ा होगा, इधर भारत से घिरा हुआ है, तो वो परेशान हो जाएगा। तो उसको लग रहा है पाकिस्तान को कि ये मौका है जिसमें सदा हुआ बयान देकर के चुप्पी साधे रखो, क्योंकि चाइना अभी क्या रंग लेगा, क्या रूप लेगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि उसको भी मालूम है चाइना पर उसको भी भरोसा नहीं है। तो अब वो सोच रहा है कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर के इस लड़ाई को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ठीक नहीं है, वो चुप्पी साधेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है, पाकिस्तान पर भरोसा आप कर नहीं सकते। दैट इज ए रोग नेशन, दैट इज ए रोग स्टेट, दिस इज एब्सोल्युटली नोन टू एवरीवन, उसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं रहा। लेकिन अब पाकिस्तान करेगा क्या, तो चुप्पी लगा करके बैठा हुआ है। थोड़ा बहुत उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन शांत है, कोई किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। मोटे तौर पर उन्होंने वेनेजुएला की जो घटना हुई है उसकी आलोचना की है, यह अच्छी बात है, लेकिन भारत अब इसी सिचुएशन को अपने फेवर में बदलने जा रहा है, और इसका संकेत ये मिसाइल परीक्षण है, ये मिसाइल का गर्जना है। तो मोदी का रौद्र रूप अभी आना बाकी है, और हमें पक्का यकीन है कि अगर भारत फर्मली खड़ा हुआ, अपना कोई स्टैंड बना करके, और सैन्य ताकत के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य ताकत भारत के पास है, मतलब आर्मी के मामले में मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा, चाइना के साथ साथ। चाइना और भारत लगभग थोड़ा सा आगे पीछे होंगे, चाइना थोड़ा बड़ा होगा, भारत उससे थोड़ा छोटा होगा, लेकिन सैन्य ताकत के मामले में कमजोर नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी का मामला है आजकल साहब, आपके पास तो फाइटर जेट होनी चाहिए, मिसाइल्स होनी चाहिए, न्यूक्लियर पावर है भारत। फ्रांस अगर कह रहा है तो फ्रांस भी न्यूक्लियर पावर है, जर्मनी भी न्यूक्लियर पावर है, इसलिए उनकी बात उनको माननी पड़ेगी, लेकिन वो दबा हुआ है, एहसान में दबा हुआ है। भारत कोई अमेरिका के एहसान में दबा हुआ नहीं है। अगर वो भारत की बाह मरोड़ेगा तो अमेरिका को भी नुकसान है, व्यापारी है वो। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि फ्रांस को नुकसान होगा तो उसको भी नुकसान होगा। तो ये गीदड़ भभकी को आप जितना डिप्लोमेसी ये होता है कि गीदड़ भभकी को थोड़ा समय दे दीजिए, अपने खत्म हो जाएगा। उनको टैरिफ घटाना पड़ा भारत के खिलाफ, लेकिन वो इसका कह रहे हैं कि नहीं, तो रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, हमने टैरिफ घटा दिया। अभी अभी किसी ने खबर दी मुझे, जो बहुत विश्वस्त सूत्रों से मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अभी अभी खबर मिली है कि 500% तक टैरिफ बढ़ाने का प्लान कर रहा है ट्रंप भारत के खिलाफ। इसीलिए मोदी ने रौद्र रूप धारण करना स्वीकार कर लिया है, और मोदी के साथ भारत की 150 करोड़ की जनता है, और अपने सामर्थ्य को दिखाने का यही वक्त है। परीक्षण करिए, गर्जना शुरू कीजिए, और छोटे मोटे को तो अपने कब्जे में लेकर के खड़े हो जाइए तन करके, देखा जाएगा। रौद्र रूप आना है, और आपके रौद्र रूप, आप डरिए मत, ट्रंप के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, उसको भी कहीं बाहर निकलने की का रास्ता नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ गीदड़ भभकी पर काम कर रहा है, तो उसके गीदड़ भभकी के सामने डरने की जरूरत नहीं है, उसे भी भुगतनी पड़ेगी। ये अच्छा है कि सैन्य अभ्यास शुरू है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।